ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, बातें मत करना। चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट है इसका ऑडिटिंग के रिगार्डिंग। कल हमने अकाउंट्स के ऊपर बात की थी, वो फर्स्ट पार्ट था उसका। अब अकाउंट्स एंड ऑडिट साथ में रिलेट होने वाली चीज़ है। अब शांत हो जाओ, हो गया बस। बुक तो निकाल लो, कहाँ निकाल ली? हाँ, अब पेज नंबर मत पूछना बस। हाँ चलो, तो ऑडिटिंग वाला पार्ट अपने स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको बोला कि अकाउंट्स और ऑडिट जो है वो कनेक्टेड चीज़ें हैं। आप अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो उसका ऑडिटिंग करवाना नेसेसरी होगा, और टाइप ऑफ एंटिटी पे डिपेंड करता है कि ऑडिटिंग मैंडेटरी है या फिर ऑप्शनल है। कंपनीज के लिए तो ऑलवेज मैंडेटरी। तो हम यहाँ पे जो कंपनीज एक्ट में बात कर रहे हैं, तो कंपनी एसएससी के लिए विदाउट एनी कंडीशन ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है। पेड अप कैपिटल कितनी भी हो, टर्नओवर हो, लॉस है, प्रॉफिट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी का टैग लगते ही ऑडिटिंग करवाना मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे ऑडिटिंग की क्या नीड है, कौन कर रहा है इसको और क्यों करवाया जा रहा है, उसका पर्पस समझ लेते हैं, तो सेक्शंस आपको क्लियर रहेंगे। बात अगेन वहीं पे आ जाती है कि कंपनी का जो फॉर्मेट है, उसमें हमने स्टार्टिंग में देखा, या एसबीईसी में भी अपने टाइप्स ऑफ एंटिटीज की बात कर रहे थे। ओनरशिप और मैनेजमेंट डिफरेंट होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब पैसा किसी और का लगा है, लेकिन उसको यूज कोई और कर रहा है, मैनेज कोई और कर रहा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी, इन्वेस्टर्स के माइंड में हमेशा ये रहेगा कि यार हमारे पैसे सही जगह यूज हो रहे हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा। अब कौन जाके सारे रिकॉर्ड चेक करेगा, हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा, और इतना टाइम और इतना नॉलेज हमारे पास नहीं है। अब इसके लिए एक एस्पेक्ट तो ये, दूसरा इवन इनकम टैक्स अथॉरिटीज जब वो देख रहे हैं कि आप इतना सारा बिजनेस कर रहे हो, इतना नेटवर्थ है, इतना टर्नओवर हो रहा है, और ये टैक्सेस आप पे कर रहे हो, तो वो अकाउंटिंग कितना जेन्यून है कितना नहीं उनको भी नहीं पता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक एसएससी की एंट्रीज जाके वो चेक करने बैठे। वो खत्म कब होगा, और एक साल की बात नहीं, हर साल की बात है। तो एक सिस्टम ये डेवलप किया कि कुछ प्रोफेशनल्स को हम रेडी करें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जिनको बोला जाए कि आप चेकिंग करो, जो भी अकाउंट्स है, अकाउंटिंग एंट्रीज है, उसका पूरा वेरिफिकेशन करो, और आप एक रिपोर्ट सबमिट करो कि आपके हिसाब से अकाउंट्स कितने सही तरीके से मैनेज हुए, कितना नहीं। इसका बेनिफिट कंपनी के इन्वेस्टर्स को मिलेगा, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज, बैंकिंग अथॉरिटीज, अदर रेगुलेटर्स, इन सबको एक अश्योरेंस मिल जाएगा कि किसी इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ने प्रोफेशनली, जिसको उसका नॉलेज है, अकाउंट्स को वेरीफाई किया है, और उसकी रिपोर्ट में उसने बता दिया है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो रिपोर्ट को यूज करने में फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। तो जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनको ये अथॉरिटी दी गई है कि इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टैक्स ऑडिटिंग कर सकते हैं, और सारे अकाउंट्स को चेक करके अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे बोल रहे हैं। अब इस टॉपिक में हम सेक्शन 139 से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। 148 तक तो पूरा ब्लॉक है ही, प्लस एक सेक्शन है 204, उस पर बात होगी। हम यहाँ पे सिर्फ टैक्स ऑडिट की बात नहीं कर रहे, हम इन जनरल ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर 3 टाइप के ऑडिट कवर हो जाते हैं। एक तो इनकम टैक्स का ऑडिट है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर रहे हैं टैक्स पर्पस के हिसाब से। एक होता है कंप्लायंसेस का ऑडिट जो हम करते हैं, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज। तो कंप्लायंस ऑडिट में आप ये नहीं चेक करोगे कि अकाउंटिंग में क्या दिख रहा है, वहाँ पे आप ये चेक करोगे कि सारे रूल रेगुलेशन एंटिटी ने फॉलो किए या नहीं किए। इसके लिए अपना सेक्शन 204 आता है, जो हमने पहले भी शायद डब्ल्यूटी में सेक्शन का रेफरेंस मैंने आपको दिया होगा। तीसरी जो कैटेगरी है, दैट इज रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटेंट जो है उनका भी काम है, सीएमएस जो है प्रैक्टिसिंग, उनका भी रोल यहाँ पे रहेगा। वो जब ऑडिटिंग कर रहे हैं तो उनका फोकस कॉस्ट रिकॉर्ड्स के ऊपर ज्यादा होगा, इनकम टैक्स या कंप्लायंसेस से उनको मतलब नहीं। तो तीनों प्रोफेशनल्स अपनी अपनी जगह ऑडिटिंग कर रहे हैं, और तीनों का फील्ड अलग है। भले वो ऑडिटिंग है, लेकिन जो चेकिंग वो कर रहे हैं ना, वो डेटा ही चेंज हो जाएगा। एक अकाउंटिंग टैक्सेशन पे फोकस कर रहा है, एक कंप्लायंसेस पे फोकस कर रहा है, और तीसरा कॉस्ट रिकॉर्ड्स पे। तो एक दूसरे का काम ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइनिंग अथॉरिटी जो है वो इंटरचेंजेबल नहीं है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पे सीएस का साइन नहीं चलेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही साइन होना चाहिए। कंप्लायंस ऑडिट में सीए या सीएमए का साइन नहीं चलेगा, एंड कॉस्ट ऑडिटिंग में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी का काम नहीं है। तो तीनों का अपना अपना वर्क स्कोप जो है प्रिजर्व्ड है, और इसके अंदर बाकी प्रोफेशनल्स इंटरफियर नहीं कर सकते। वो पहले से गवर्नमेंट ने एक क्लियर सिस्टम रखा है। कॉस्ट ऑडिटिंग की बात यहाँ पे सेक्शन में 148 में होने वाली है। कंप्लायंस ऑडिट की बात 204 में करेंगे, जिसको सेक्रेटरियल ऑडिट बोलते हैं। बाकी की सारी चीजें जनरल है, 139 से लेके 147। ऑडिटर वर्ड बार बार आएगा, तो उसके अंदर ही तीनों ऑडिटर कवर हो सकते हैं, सबके लिए सिमिलर रूल्स रहेंगे, ठीक है। अब मोस्टली हम बात करते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करते हैं, समझना ईजी हो जाता है, लेकिन काफ़ी जगह पे इसमें दोनों बाकी के जो ऑडिटर्स है वो भी कवर हो जाएंगे। अब प्रोसेस है क्या, 139 में सबसे पहले बात हो रही है कंपनी में ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट की। ऑडिटर्स को अपॉइंट करेगा कौन? ऑडिटर्स का काम तो मैनेजमेंट के काम को चेक करने का है, तो ऑब्वियसली वो आउटसाइडर होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और कंपनी से एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट का काम जो है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स करेंगे, असली मालिक ही तो अपॉइंट करेंगे, और उसी के बिहाफ पे तो चेकिंग होने वाला है।
तो इसलिए अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है वो इस सेक्शन में दिया हुआ है। 139 इस चैप्टर का सबसे बड़ा सेक्शन है, इसमें हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, वैरायटी ऑफ पॉइंट्स डिस्कस होने वाले। फर्स्ट स्टेप आप देख लो, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के लिए क्या बोला। तो बोला कोई भी कंपनी की जब फर्स्ट एजीएम होगी तो उस फर्स्ट एजीएम में सारे शेयर होल्डर्स वोटिंग के थ्रू मेजॉरिटी से ऑडिटर्स को अपॉइंट करेंगे, ये क्लैरिफाई कर दिया। और जो भी ऑडिटर अपॉइंट होंगे उनका टर्म ऑफ ऑफिस मैक्सिमम 5 ईयर्स का हो सकता है। तो फर्स्ट एजीएम से लेके 6th एजीएम तक ऐसा लिखा हुआ है, तो वो मतलब वही हो गया, पहली एजीएम कंक्लूड होने से 6th एजीएम के कंक्लूजन तक किसी भी एक पर्सन को आप कंटिन्यूअसली 5 साल के लिए ऑडिटर की तरह अपॉइंट कर सकते हो। उससे शॉर्ट टर्म रखना है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा टर्म नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम 5 ईयर्स की यहाँ पे लिमिट होगी। ठीक है, अब इनको सिलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या है। तो नॉर्मली तो ये होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो लोग सजेशंस दे देते हैं। मतलब कैसा होगा, एप्लीकेशंस बहुत सारी आएंगी, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे जिनका नाम आएगा। अब शेयर होल्डर्स को आप इतने 50-100 नाम दे दोगे, वो बेचारे कंफ्यूज होंगे। इससे बेटर ये है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है कंसिडरेशन में उनको पहले फिल्टर कर लो कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने सूटेबल है। उसमें से आप ऑप्शन दे दो शेयर होल्डर्स को कि देखो भाई ये सारे सूटेबल है, अगर इनमें से कोई रिक्रूट होगा तो हमारी कंपनी का काम या ऑडिटिंग प्रॉपर्ली हो पाएगा, आप इनके नाम देख लो और फिर आप वोट करो इनकी डिटेल्स पढ़ के कि आपको कौन सही लगता है। तो फाइनल डिसीजन तो शेयर होल्डर्स का है, लेकिन शॉर्टलिस्टिंग का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देना पड़ेगा, तो उतना अलाउ किया हुआ है। अब इसमें एक पॉइंट आता है सेक्शन 177 का, जिस पे अपन बात कर चुके हैं, ऑडिट कमिटी। अब अगर कंपनी में 177 कंपलसरी एप्लीकेबल है और उन्होंने ऑडिट कमेटी बनाई हुई है, तो फिर ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देगी बोर्ड को कि भाई किसको नॉमिनेट करना चाहिए किसको नहीं। तो ऑडिट कमेटी विल नॉमिनेट और रिकमेंड टू द बोर्ड एंड द बोर्ड विल फॉरवर्ड दैट रिकमेंडेशन टू द शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे सारा काम शॉर्टलिस्टिंग का कमेटी के थ्रू हो रहा है, और आपको ध्यान होगा कमेटी बनाई उस पर्पस के लिए थी कि पूरा बोर्ड इतने से मैटर पे क्यों डिस्कशन कर रहा है। जो कमेटी बनाई है उनमें 3-4 लोग होंगे, उन्हीं को दे दो ये काम, वो लोग कर लेंगे और वो जो बोलेंगे बोर्ड मान लेगा। ठीक है, तो ऑडिट कमेटी का रेफरेंस बोर्ड जो है वो लेगा और वो रिकमेंडेशन फॉरवर्ड कर देगा शेयर होल्डर्स को, एंड देन वोटिंग होकर डिसीजन हो जाएगा। अब इसमें एक पंगा भी आता है, ऑडिट कमेटी वर्सेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑडिट कमेटी ने जो सजेशंस दिए, जो नाम शॉर्टलिस्ट किए, बोर्ड को लगता है कि इसमें इनको वापस सोच लेना चाहिए, तो बोर्ड ने वो रिक्वेस्ट वापस फॉरवर्ड कर दी टू द कमेटी और बोला एक बार आप इस पे रिव्यू कर लो कि जो नाम इसमें दिए हैं ये वाला ठीक है या नहीं है, इसको इंक्लूड करना चाहिए या नहीं, और थोड़ा हमें लग रहा है कि इसमें चेंजेस होने चाहिए। कमेटी ने वापस से रिव्यू किया, बोले नहीं हमारा डिसीजन तो ये फाइनल है, हमें नहीं लगता इसमें कोई चेंजेस की जरूरत है। अभी भी बाकी का बोर्ड सोच रहा है कि नहीं चेंजेस होने चाहिए, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट अराइज हो रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में रिकमेंडेशन तो ऑडिट कमेटी वाला ही पास ऑन होगा टू द शेयर होल्डर्स, बट विद अ स्टार मार्क, जहाँ पे बोर्ड ये डिस्क्लेम कर देगा कि हम इसमें से इन नाम से सहमत नहीं थे, लेकिन कमेटी ने अग्री नहीं किया तो हम आपको वही फॉरवर्ड कर रहे हैं। इन शॉर्ट दोनों की बातें शेयर होल्डर्स तक जाएगी, ताकि शेयर होल्डर्स को जो डिसीजन लेना है वो अपनी समझदारी से ले सके। बेसिक आइडिया समझ आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट की बेसिक बातें हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं ना, बोर्ड डिसएग्रीज विद द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी एंड ऑल, ये स्टोरी मैंने आपको पूरी शॉर्ट में समझा दी, वैसे बोला हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट, इसमें रेटिफिकेशन वाला पॉइंट एक्चुअली कैंसिल हो गया। मैं लास्ट टाइम भी बोला था कट डाउन करना था, मैं वापस से नोट्स में चेंजेस करना भूल गया। ये जो नेक्स्ट आपको पॉइंट दिख रहा है, द कंपनी शैल प्लेस द मैटर रिलेटिंग टू सच अपॉइंटमेंट फॉर रेटिफिकेशन बाय मेंबर्स एट एवरी एजीएम, यह पूरा पॉइंट आप कट कर दो क्योंकि अमेंड हो चुका है, अब ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं। उसके बाद जो नीचे टिक मार्क है ना, वो भी कट कर दो। तो वो दोनों पॉइंट्स जो है, रेटिफिकेशन का जो मेजरली पॉइंट है ना, वो अब एप्लीकेबल नहीं है, उस पर बात नहीं करेंगे ज्यादा डिटेल में। पहले ये बोला हुआ था कि जो 5 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट होता है, पीछे अपन ने देखा फर्स्ट एजीएम टू 6th एजीएम, फिर बोला हर एजीएम में ना उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा या उसको रेटिफाई करना पड़ेगा कि इसको कंटिन्यू करें ना, तो सेकंड एजीएम में भी इस चीज को फिर से अप्रूव करो, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। तो कॉमन सेंस है ना कि जब ऑलरेडी 5 साल के लिए किसी को अपॉइंट कर ही दिया है तो हर साल उस पर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। बट वो फिर भी हर साल डिस्कशन कर रहे थे। इस पॉइंट को अब इन्होंने हटा दिया कि नीडलेस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो उसको कट डाउन कर दो, इसलिए रेटिफिकेशन वाली बात अब होती नहीं है। Before the appointment is made, the written consent of the auditor to such appointment and a certificate from him or it that the appointment if made shall be in accordance with the conditions shall be obtained. जिसको अपॉइंट कर रहे हैं उसका कंसेंट चाहिए या नहीं ऑडिटर का, तो वो कंसेंट राइटिंग में आपको लेना पड़ेगा और उसमें जो भी और नेसेसरी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। वो भी अपन आगे देखेंगे क्या पॉइंट्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वही है, सर्टिफिकेट बाय द ऑडिटर। एक तो ऑडिटर से पूछ लो कि वो अवेलेबल है, काम करना चाहता है या नहीं। दूसरा, ऑडिटिंग के जो मतलब क्लाइंट्स है या जो भी आपको क्लाइंटेज मिल रही है ना, उस पर भी लिमिट होती है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अनलिमिटेड ऑडिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अब जैसे जैसे पॉपुलर होता जाएगा सबको उसी से काम कराना है, लेकिन उसके पास उतना टाइम अवेलेबल होना चाहिए।
और ये क्या है, पर्सनल स्किल, टैलेंट और नॉलेज वाला काम है। आप अपना काम किसी और से करवा लोगे उसका मतलब नहीं है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसी को ये काम करना है। तो ऑडिटिंग वाले केस में ICAI के रूल्स के हिसाब से उन्होंने लिमिटेशन रखी है कि मैक्सिमम कितने ऑडिट आप एक्सेप्ट कर सकते हो, उस लिमिट से ऊपर आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो उसमें आप जितने ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहते हो करो, उससे ज़्यादा नहीं। इसके दो फायदे होंगे, एक तो ये है कि जो काम कर रहा है उसकी क्वालिटी मेंटेन होगी, ज़्यादा पैसों की लालच में ज़्यादा काम नहीं लेगा, और जो बाकी फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐड हो रहे हैं ना एवरी ईयर, उनको भी काम मिलता रहेगा। तो ये ना हो कि एक ही बंदे के पास इतना काम है वो कर नहीं पा रहा और दूसरी जगह लोग खाली बैठे काम मिल नहीं रहा। तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए लिमिटेशन होती है। अब एक तो आपको यहाँ पे ये क्लैरिफाई करना है कि जो ऑडिट लिमिट है मेरे पास जगह है और इसलिए मैं आपका काम एक्सेप्ट कर रहा हूँ। दूसरा, मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूँ, मेरा कोई ऐसा लीगल मैटर या कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कोई लीगल केस मेरा चल भी रहा है तो उसका मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये केस अभी सब जुडाइस है, पेंडिंग है, और इसका कोई डिसीजन मेरे खिलाफ आया नहीं। तो ये सब बातें आपको क्लैरिफाई करनी होंगी, और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें आपको अलाउ की जाएंगी कि भाई आप अपॉइंट हो सकते हो। तो ये सर्टिफिकेशन की बात हो गई। नेक्स्ट उसमें फॉर्म नंबर का रेफरेंस है। द कंपनी शैल इन्फॉर्म द ऑडिटर कंसर्न ऑफ हिज और इट्स अपॉइंटमेंट एंड ऑल्सो फाइल अ नोटिस इन द गिवन फॉर्म ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद द रजिस्ट्रार विद इन 15 days। तो कंपनी ROC को इन्फॉर्म करेगी कि भाई हमने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है, और ये है फॉर्म नंबर ADT 1, जिसके अंदर ये इंटीमेशन देना पड़ेगा विद इन 15 days ऑफ अपॉइंटमेंट, ये बोला हुआ। अपॉइंटमेंट में रीअपॉइंटमेंट वर्ड भी इंक्लूड होता है। ये क्यों बोल रहे हैं ये समझ लो, नीचे वाले पॉइंट से रिलेट हो जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिविजुअली प्रैक्टिस करें नेसेसरी नहीं है, इनकी पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, LLP भी हो सकती है। तो एक होता है इंडिविजुअल और एक होती है फर्म, वैसे देखा जाएगा। तो टर्म ऑफ ऑफिस या अपॉइंटमेंट की हम बात करें तो अगर आप एक इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट कर रहे हो तो उसको कंटिन्यूसली 5 years के एक टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, उसके बाद किसी और को लेके आना पड़ेगा, उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन अगर फर्म या LLP है तो 5 years के दो टर्म्स तक के लिए उसको अपॉइंट कर सकते हैं कंटिन्यूसली, बैक टू बैक ये पॉसिबल है, क्योंकि वो फर्म है, एक इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। ये बात नीचे 139 सबसेक्शन 2 में लिखी है, लेकिन ये कंडीशन हर कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होती। ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है लिस्टेड कंपनी पे और कुछ अदर प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज पे। जिन पे एप्लीकेबल नहीं है ना, वो कंटिन्यू रखे, एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट को 10 साल से मेंटेन करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज आपको चेंज करना पड़ेगा। बेसिक आइडिया ये होता है कि भाई ऑडिटर को अपॉइंट किया आपने, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, तो अब वो काम तो मैनेजमेंट के साथ ही करेगा, उन्हीं से अकाउंट्स मांगेगा, उनके ऑफिस में बैठेगा, उनसे बात करेगा रेगुलरली। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, फिर एक बॉन्डिंग उनके साथ ज़्यादा हो जाएगी। शेयर होल्डर तो रोज मिलेंगे नहीं, लेकिन डायरेक्टर और मैनेजमेंट से तो रेगुलर बात होगी। फिर कुछ टाइम के बाद ये सिचुएशन आ सकती है कि शायद वो ऑडिटर इनकी छोटी मोटी गलतियों को जो उसको रिपोर्ट करनी चाहिए या बड़ी गलतियों को जो रिपोर्ट करनी चाहिए इग्नोर करना स्टार्ट कर दे कि चलो ठीक है, जानने देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, बात वैसी हो गई। तो जो मेन आइडिया था ऑडिट करवाने का, वो पर्पस जो है ना वो डिफाई हो जाएगा कि यार फायदा ही नहीं अब तो ये करवाने का, ऐसा हो गया। तो इसलिए रूल्स में ऐसा रखा है कि कुछ टाइम के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट चेंज करो, नया ऑडिटर लेके आओ और उसको बोलो आप कहीं और काम कर लो। तो इससे क्या होगा ना, पुराना ऑडिटर जाएगा और नया वाला आएगा, उसकी दोस्ती नहीं है मैनेजमेंट के साथ, वो ठीक से चेक करेगा और पुराने कोई फ्रॉड्स या चीजें छुपाई गई होगी बाय द प्रीवियस ऑडिटर, वो रिपोर्ट करेगा। अब ये चीज पुराने ऑडिटर के भी ध्यान में है कि मैं परमानेंट नहीं हूँ यहाँ पे, एक दिन मुझे दूसरी जगह जाना पड़ेगा और ये काम छोड़ना पड़ेगा। अब अगर मेरे बाद आने वाले ऑडिटर ने ये सब चीजें वेरीफाई की और कहीं मेरी लीगल कंप्लेंट हो गई ना, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का चार्ज मेरे ऊपर भी लग जाएगा। तो भाई ऐसा मैं अलाउ नहीं कर सकता। तो ऑथेंटिसिटी मेंटेन होगी ऐसा सिस्टम रखने से, इसलिए लिस्टेड कंपनीज में और बाकी प्रिस्क्राइब कंपनीज में ये कंपलसरी रखा है। 1 person कंपनी, स्मॉल कंपनी में बोला कि चलेगा जो करना है करो, वहाँ पे रूल्स एप्लीकेबल नहीं। अभी अदर प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज कौन सी है वो देखो, वहाँ पे एक्सप्लेन किया। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल 10 crore रुपीज या उससे ज्यादा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 20 crore रुपीज या उनसे ज्यादा है। तो ये इस कैटेगरी में अगर आपकी कंपनी कवर होती है तो फिर आपके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है, और 5 साल या 10 साल की जो लिमिट मैंने बोली वो ऑडिटर के टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। और तीसरा जो पॉइंट है उसमें बोला जिन कंपनीज का बोरोइंग, पब्लिक बोरोइंग 50 crore रुपए या उससे ज्यादा है, ये लिमिट्स हमें फॉलो करनी पड़ेगी। डन। अच्छा, जो टर्म्स मैंने आपको बोले ना, 1 term या 2 term, वो ध्यान से समझ लेना। फॉर्म वाले केस में 5-5 साल के 2 टर्म्स बोले हैं, तीसरा टर्म कंटिन्यूसली इन एनी केस नहीं हो सकता। सपोज आपने ऐसा किया कि पहले टर्म में फर्म को 4 साल के लिए अपॉइंट किया, दूसरे टर्म में फर्म को फिर से 4 साल के लिए अपॉइंट किया, तो 8 साल हो गए। अब आप बोल रहे हो नहीं तीसरा टर्म भी करवा देते ना 2 साल का, 5 और 5 10 तो अवेलेबल थे भाई, वो 2 टर्म्स में आपको 10 साल पूरे करने थे, तीसरा टर्म नहीं पॉसिबल है। तो 4 + 4 एंड देन 2 ये नहीं होगा, 2 टर्म पूरे हो गए 4-4 साल के, अब किसी और फर्म को या इंडिविजुअल को अपॉइंट करना पड़ेगा, ये रूल रहेगा यहाँ पे। तो जिन पे 139(2) एप्लीकेबल है
उसमें इस तरीके से इंटरप्रिटेशन होता है, ये आप ध्यान रखना। क्लियर? ये चीज केस में पूछते हैं, एग्जाम में पूछी भी हुई है पहले कि ऐसे करके तीसरा टर्म 2 साल का अपॉइंट करवा सकते हैं क्या? वो नहीं पॉसिबल है। 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ही रहेंगे एंड मैक्सिमम पर टर्म 5 ईयर्स का ड्यूरेशन हो सकता है। इसके बाद आप उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनी एंटिटी से ब्रेक दे दो और इस चीज को बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। ये टर्म यूज होता है कूलिंग ऑफ पीरियड। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में हमने पढ़ा था, तब मैंने आपको बोला था कि ऑडिटर में भी आएगा तो मैं बताऊंगा। वहां 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड था, यहाँ 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। चाहे इंडिविजुअल हो या फर्म, कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो सबके लिए 5 साल का रहेगा। नेक्स्ट पेज पे वो एक्सप्लेन किया हुआ है कूलिंग ऑफ पीरियड। एक ट्रांजिशन पीरियड वाला टर्म है, वो आपको कट करना है तो कर दो, काम का नहीं है, पुराना हो गया। 2014 से 3 साल तक रेलिवेंट था जब से नया एक्ट आया था, अब तो बात को बहुत साल हो गए तो काम का नहीं है। ठीक है, 139 सबसेक्शन 1 और 2 ये स्टोरी क्लियर हुई। फिर इसके बाद आ रहा है नेक्स्ट सबसेक्शन 6 फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर क्या होता है क्या नहीं वो समझो। या डायरेक्टर में हमने देखा था फर्स्ट डायरेक्टर, वैसे यहाँ पे भी होगा। अभी जब स्टार्टिंग में बात हुई ना सबसेक्शन 1 में, तो वहां लिखा था फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन से 6th एजीएम के कंक्लूजन तक ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। तो फर्स्ट एजीएम तो पहले साल के एंड में होती है ना, तो पहले साल में कंपनी का कोई ऑडिटर होगा ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसके लिए भी कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो उसको बोला गया है फर्स्ट ऑडिटर। अब ये फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा यहाँ पे बता दिया। अब क्योंकि एजीएम तो हुई नहीं, अभी तो कंपनी बनी है, तो इसके लिए ये पावर दे दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि कंपनी फ्रेम होते ही फर्स्ट ऑडिटर को वो अपॉइंट कर सकते हैं। और टाइम लिमिट देख लेना कितनी मिलती है उनको, 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, मतलब इनकॉर्पोरेशन से पहले 30 दिन में। ये ऑडिटर की जो ऑफिस का टर्म होगा वो फर्स्ट एजीएम तक होगा, क्योंकि फर्स्ट एजीएम में तो फिर डिसीजन जो है शेयर होल्डर्स ले लेंगे। उसके बाद बोला ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो जाए इस चीज को अप्लाई करने में, तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है फिर, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? इसके लिए एक ईजीएम बुलानी पड़ेगी, क्योंकि मेंबर्स को ही बुला के अब काम कराना पड़ेगा जब बोर्ड फेल हो रहा है। और इसके लिए कितना टाइम मिलेगा? नेक्स्ट 90 डेज, 30 + 90। ठीक है, विद इन 90 डेज बोला है, नेक्स्ट 90 डेज में आपको ये मीटिंग करानी है। ठीक है, ऐसा नहीं बोला कि वो स्टार्टिंग से देखा जाएगा, विद इन 90 डेज बोला तो वो तो 30 डेज, इफ दे फेल तो उसके बाद ही काउंट होगा, तो 30 + 90 ये क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट की स्टोरी हो गई। इसके बाद बात आ रही है कैजुअल वैकेंसी की। कैजुअल वैकेंसी का मतलब फॉर एनी रीजन ऑडिटर की पोस्ट जो है उससे वो खाली हो जाए, अब वो इनकेपेसिटी, डेथ, रेजिग्नेशन कुछ भी पॉसिबल है। अब ये सब कैजुअल वैकेंसी होती है। इन सारी कैजुअल वैकेंसीज में से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, रेजिग्नेशन एंड अदर्स। रेजिग्नेशन वाले केस में स्पेशल प्रोविजन होता है, अगर वो रिजाइन करके जा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर सकते, शेयर होल्डर्स को ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जानना है ना कि क्यों रिजाइन कर रहा है वो। ठीक है, तो इसके लिए प्रोसीजर ऐसा रखा। अदरवाइज कोई और रीजन से कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है अदर देन रेजिग्नेशन, तो अपॉइंटमेंट का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं। तो ये डिवीजन कर दिया, क्योंकि बात तो नेक्स्ट एजीएम तक की है, फिर तो वैसे भी मीटिंग में डिसीजन हो ही जाएगा। ये क्राइटेरिया बोला हुआ। बोलो कोई कंफ्यूजन यहाँ तक समझ आए? नेक्स्ट सबसेक्शन 5, 7 और 8 का कंबाइंड इफेक्ट है। गवर्नमेंट कंपनी की बात हो रही है। गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट एंटिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कुछ भी हो, अगर ऐसा कुछ है तो इनके अकाउंट्स को ऑडिट कौन करेगा? जो हमारे अकाउंट्स को ऑडिट कर रहे हैं वो तो इनकी तरफ से, इनके खुद के अकाउंट्स कौन ऑडिट करेगा? इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, C&AG, इनका रोल रहता है यहाँ पे और ये लोग ऑडिटिंग कर सकते हैं। तो इनका न्यू दिल्ली में ऑफिस है। C&AG एक पूरी अथॉरिटी भी है और एक इंडिविजुअल पर्सन को बोला जाता है, तो ऐसे दोनों जगह नाम सेम यूज होगा। तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्राइटेरिया बता दिया। यहाँ पे बोला ऑडिटर को अपॉइंट कब तक कर देना पड़ेगा? फाइनेंशियल ईयर कमेंस होने के 180 डेज के अंदर अंदर, जैसे नॉर्मली पीछे 30 डेज बोला था वैसा था, या 180 डेज के अंदर अंदर ऑडिटर को अपॉइंट करना जरूरी है, और वो एजीएम कंक्लूड होने तक वहाँ पे ऑडिटर की तरह रहेगा। फिर उसके बाद हर एजीएम में डिसीजन होगा कि सेम ऑडिटर कंटिन्यू करना है, चेंज करना है, क्या है। तो यहाँ पे पर एजीएम चल रहा है काम। इसमें भी फिर आएगा ना फर्स्ट ऑडिटर, जब गवर्नमेंट एंटिटी फर्स्ट ईयर में है अपने, तो वहाँ पे बोला कि अपॉइंटमेंट करने का काम C&AG की तरफ से ही होगा फर्स्ट 60 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द एंटिटी। अगर ये फेल हो जाते हैं, CAG अपॉइंट नहीं कर पाती है, तो नेक्स्ट राइट मिलेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को विद इन नेक्स्ट 30 डेज। तो पहला 60 डेज का टाइम दिया CAG को, वो फेल हो गए तो नेक्स्ट 30 डेज का टाइम किसको दिया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। सपोज ये भी फेल हो गए तो तीसरा ऑप्शन क्या है? मेंबर्स को या शेयर होल्डर्स को बुलाना पड़ेगा, EGM कंडक्ट करनी पड़ेगी और अगले 60 डेज में उनके थ्रू अपॉइंट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे है 60 + 30 + 60, आप ऐसे शॉर्ट में नोट करके रख सकते हो, 60 + 30 + 60।
और अथॉरिटीज़ के नाम लिख लो, CAG प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लस EGM। तो वो क्या लास्ट डे पे आप इतना पढ़ोगे ना, आपको ये पूरा टॉपिक पता चल जाएगा। 60 प्लस 30 प्लस 60, सबसे पहले CAG, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देन EGM। इसमें भी कैजुअल वैकेंसी वाली कंडीशन सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद जो ऑडिटर रिटायर हो रहा है या फर्म रिटायर हो रही है, उसको रीअपॉइंट करने की अगर बात कर रहे हैं तो रीअपॉइंट हो सकता है। हमने देखा ना 5 ईयर्स के 2 टर्म्स, या फिर जिन पे वो 139(2) लगता ही नहीं है वो तो वैसे भी रीअपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन रिटायरिंग ऑडिटर जो है वो डिस्क्वालिफाइड है फॉर बिकॉज ऑफ द रूल्स, या रिटायरिंग ऑडिटर खुद ही ना बोल देता है मुझे वापस अपॉइंट मत करना, मैं खुद डिनाई कर रहा हूँ, कंसेंट ही नहीं दे रहा हूँ, तो फिर अपॉइंटमेंट हो सकता है क्या? नहीं। तो ये सब पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पे। थर्ड पॉइंट में उसमें बोला कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए, और मेंबर्स ने स्पेसिफिक बोला है कि इस ऑडिटर को तो कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो जब मेंबर्स ने डिनाई कर दिया तो बात वहीं पे खत्म हो गई। ये सब रीजंस की वजह से रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट करना मुश्किल हो जाएगा। और लास्ट इसका सबसेक्शन 11 रिपीट है, जो पीछे ऑडिट कमेटी वाली बात मैंने की थी ना, वही पॉइंट यहाँ पे सेम बोला हुआ है, उसमें कुछ नया नहीं। आगे है समझ में क्लियर हुआ? तो ये था आपका पूरा सेक्शन 139, जो सारी बातें अपॉइंटमेंट को लेके होनी थी ना, वो यहाँ पे ये कर रहा है। इसके बाद बाकी सेक्शंस में देख लेते हैं क्या है। 140 तो अभी रहने दो, 141 देखना एक बार। 141 में जो पहले 2 सबसेक्शंस हैं वो सिर्फ एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। बहुत सिंपल आंसर है, ऑडिटर के तौर पे किसको अपॉइंट कर सकते हैं, कौन एलिजिबल होगा? तो भाई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ICAI का मेंबर है, बिकॉज टैक्स ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कोई क्राइटेरिया है नहीं, क्योंकि और कोई अलाउ ही नहीं किया है किसी को, तो पॉइंट आएगा नहीं। डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट लंबी है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और सेक्शंस आपको कवर करा देता हूँ, फिर उसको डिस्कस करेंगे। 142 दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। पैसे भी तो देने पड़ेंगे ऑडिटर को, तो कौन फिक्स करेगा कि उनको रेम्यूनरेशन कितना देना है? बहुत सिंपल वे में आप इसको याद रख सकते हो एक सेंटेंस में, जो अपॉइंट करेगा वो रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगा। अगर सपोज गवर्नमेंट कंपनी है तो अपॉइंटमेंट CAG ने किया होगा, CAG विल डिसाइड कितनी फीस देनी चाहिए जो ऑडिट करने आएगा उसको। अच्छा, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो फर्स्ट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन वो डिसाइड करेंगे। बाकी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अपॉइंटमेंट कौन करता है? मेंबर्स या शेयर होल्डर्स AGM में, तो वो डिसाइड करेंगे। तो 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में से जो सिचुएशन में जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी यहाँ पे रेम्यूनरेशन भी डिसाइड करेगी। एकदम सिंपल कंडीशन रखिए। अब 3 पॉइंट्स बना के आप लिख दो, आंसर अपने आप बन जाएगा। 143 सेक्शन बोला है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें थोड़ा बहुत रीडिंग वाला कंटेंट है, जहाँ मेरी नीड नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो पावर ऑफ ऑडिटर्स वाला आंसर है उसमें से हेड पॉइंट्स देख लो। उसके पास क्या पावर होंगे एज एन ऑडिटर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस करना, वाउचर्स को वेरीफाई करना, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांगना, ये सब बेसिक बातें। और बाकी मैटर्स में इंक्वायरी करना, वो आप लिस्ट एक बार रीड कर लो, पढ़ के देख लेना, पता चल जाएगा। एक्सेस टू रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द सब्सिडरीज, सब्सिडरी के अकाउंट्स भी एक्सेस कर सकता है। ये बेसिक पावर्स हैं, लेकिन पावर्स के साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज भी तो आएंगी। वो ड्यूटीज की बात हो रही है नीचे सबसेक्शन 2, 3 एंड 4 में। ये पूरा आंसर आपको एक बार रीड करना है, उसको नोट कर लो, क्योंकि अंदर जो पॉइंट्स आपने कहीं ना कहीं पढ़े हैं तो एक बार समझ में आ जाएंगे। कुछ क्वेरी होगी तो मैं बता दूंगा, कल देख लेंगे उसमें। 214 पेज पे जो आंसर है ना, वो आपको नहीं पढ़ना है। जो मैंने आपको रीडिंग के लिए बोला वो 213 तक ही है। 214 पे भी 143 का ही पॉइंट है, लेकिन वो मैं पूरा प्रोसीजर समझा दूंगा, वो खुद से आपको पता नहीं चलेगा, तो उसको रहने देना। उसके नेक्स्ट आंसर देखना 143-12 आज का टॉपिक नहीं है, तो आज के लिए पेंडिंग रहेगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट की बात हो रही है ना, ये स्टोरी अभी मैंने डिस्कस की आपके साथ। CAG ऑडिट जो आपने बोला उसी की बात फिर से हो रही है। अब CAG ऑडिट का प्रोसेस क्या होता है वो बता देता हूँ, एक बार समझ लो। पेज 214 पे 143 सबसेक्शन 5, 6 एंड 7 ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। ये ध्यान से समझ लो। CAG वाला जो सिस्टम है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एंटिटी, कंपनीज, इनका ऑडिटिंग जो है मैनेज करती है, और ऑटोनॉमस बॉडी है। रूलिंग गवर्नमेंट का इनके ऊपर कोई कंट्रोल होता नहीं है, ये हमने देखा। अब CAG एक डिपार्टमेंट है, इनको पूरे इंडिया की गवर्नमेंट अथॉरिटीज का ऑडिट करवाना है। अब ये सारा ऑडिट ये अकेले मैनेज कर लेंगे, कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए क्या बोला हुआ है कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप प्रैक्टिसिंग हो तो पूरे इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स CAG ऑडिट के लिए अप्लाई करते हैं, CAG को एप्लीकेशन करते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, अगर मेरे लिए कोई काम है जो मैं ऑडिटिंग का कर सकता हूँ तो आप मुझे अपडेट करना। अब ये जो एप्लीकेशन इनके पास थ्रू आउट द कंट्री आती है प्रैक्टिसिंग CA की, उसके बेस पे अलॉटमेंट करते हैं। अब आपका जो एरिया है उसके आसपास जो आपको ऑडिट दिया जा सकता है, जो उनको सही लगता है, वो ऑडिट आपको अलॉट करेंगे।
उनके बिहाफ पे आप ऑडिटिंग करो और सीएजी को रिपोर्ट करो। सीएजी उस रिपोर्ट का एनालिसिस करके डिसीजन लेती है कि आगे फर्दर इंक्वायरी की हमारे एंड से और नीड है या ये रिपोर्ट के बेस पे आगे बढ़ सकते हैं। अगर उनको लगता है तो सप्लीमेंट्री ऑडिट, सेकेंडरी ऑडिट, एडिशनल ऑडिट करवा सकते हैं और अपने कोई वहां से न्यू दिल्ली से सेंट्रल ऑफिसर को भेज के या वहां के कोई ऑफिसर को या अकाउंटेंट को भेज के फिर से चेकिंग करा सकते हैं। ये पॉसिबल है। अदरवाइज जो रिपोर्ट आपने दी है उसके बेसिस पे जो आगे प्रोसीजर करना है वो करेंगे। तो ये शुरुआत का काम है कि सीएजी का काम होता कैसे। अच्छा, इसके बाद ऑडिटिंग हो गया, रिपोर्टिंग हो गई, सारा रिपोर्ट बन गई, फिर सीएजी क्या करेगी, जो भी रिपोर्ट बनती है ना, ये सारी रिपोर्ट्स ये पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट करते हैं। कंपनी के केस में तो क्या होता है, कंपनी की एजीएम में प्रेजेंट कर दो, बट यहाँ सरकारी काम है और सरकार अपनी कंपनी को कैसे चला रही है ये जानने का राइट बाकी ऑपोजिशन के मेंबर्स को भी होना चाहिए। तो ये लोग ना पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर देते हैं कि भाई हमने ऑडिट रिपोर्ट में ये सब लिखा है, ये हमारे फाइंडिंग्स है, अब आपकी गवर्नमेंट, आपकी ऑपोजिशन, आप सब मेंबर्स हो एक ही हाउस के, देख लो क्या करना है। तो वहाँ जो हंगामा करना है वो कर लेंगे। तो सरकारी कंपनी में अगर कोई फ्रॉड्स हो रहे हैं ना, तो ये चीज़ बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पता चलनी चाहिए, इसके लिए प्रोसीजर वो फॉलो करते हैं। तो ये सारी सीएजी वाली स्टोरी है जो हमें ध्यान रखनी। इस सेक्शन में आपको यही सारे पॉइंट्स मिलने वाले, ठीक है। तो ये पॉइंट कवर हो जाएगा इसमें। ब्रांच ऑफिस वाला पार्ट आज का नहीं है, नेक्स्ट पेज पे आओ। इजी वाले सेक्शंस कवर करा रहा हूँ, टेक्निकल जो समझाना है वो आज नहीं ले रहा अभी, टेक्निकल वाला ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ लिया। 144 एक सेक्शन है, ये छोटा सा और सिंपल सेक्शन, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है, वापस रिपीट भी हो सकता है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, इसमें से कोई पॉइंट को एज अ केस बना के पूछ सकते हैं, लेकिन सेक्शन आएगा। ऑडिटर जो है एक पर्टिकुलर एंटिटी को जो ऑडिटिंग सर्विसेज दे रहा है, तो उसका आउटसाइडर होना, न्यूट्रल होना जरूरी है, ऑथेंटिक काम करे जरूरी है। तो अगर आप ऑडिटर हो किसी एंटिटी के या बनना चाहते हो तो आप उनको बाकी सर्विसेज नहीं दे सकते। वो बाकी सर्विसेज की प्रोहिबिशन लिस्ट है, इनमें जितनी सर्विसेज लिखी है अगर आप किसी एंटिटी को प्रोवाइड कर रहे हो तो आप उस एंटिटी के ऑडिटर नहीं बन सकते। तो या तो ऑडिटर बनो या ये वाली सर्विसेज दो, आप देख लो जिसमें ज्यादा पैसे मिलते हो, ये आपका डिसीजन होगा, ठीक है। अब देखें प्रोहिबिशन में लिस्ट क्या है। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस, जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है वो खुद ही ऑडिट करेगा, खुद ही एग्जाम दोगे, अपना पेपर खुद ही चेक करोगे, ऐसी बात होगी। काश ऐसा होता, लेकिन होता नहीं, ठीक है। तो वो नहीं चलेगा ना, बिकॉज अकाउंटिंग का काम आप कर रहे हो तो इंटरनल हो गया। इंटरनल ऑडिटिंग की बात हो रही है, इंटरनल ऑडिट में आपको आगे सेक्शन समझाऊंगा, अभी आप उसको सिर्फ ध्यान रख लो कि ये इंटरनल ऑडिट का जो काम है वो कंपनी का स्टाफ खुद ही करता है। एक्सटर्नल ऑडिटर साल के एंड में जो बाहर से आता है वो अलग होता है। तो अगर आप इंटरनल ऑडिटिंग कर रहे हो थ्रू आउट द ईयर तो आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, फिर आप कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट जो हम बात कर रहे हैं वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि आउटसाइडर को बुलाना जरूरी है। तो वो दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है। कंपनी का जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो डेवलप करवाने में आप ही ने कंपनी को कंसल्टिंग की है, उनकी हेल्प की है। तो सॉफ्टवेयर आप ही ने बनवाया, फिर उसमें बनाए हुए अकाउंट्स आप खुद ही चेक करोगे, तो आपको तो सारे लूप होल्स पता होंगे, कैसे फ्रॉड करना है, क्या है क्या नहीं। तो एसोसिएट हो गए कंपनी से, इस वजह से डिनाई कर दिया। एक्चुरियल सर्विसेज, एक्चुरियल साइंस की अपने बात करते हैं, इंश्योरेंस बिजनेस में जो बातें होती है। तो अगर आप एक्चुअरीज के फॉर्म में सर्विस दे रहे हो ना एक कंपनी को, आप उसके ऑडिटर नहीं बन सकते, क्योंकि फिर आप कंपनी आपकी क्लाइंट हो गई ना, वैसा हो गया, तो रिलेशन क्रिएट हो गया। आप कंपनी को इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हो, कंपनी बहुत पैसा कमा रही है, कहाँ इन्वेस्ट करे, तो वो सर्विसेज आप दे रहे हो, तो फिर ऑडिटिंग नहीं कर सकते। बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्जर अमालगमेशन, ये सब चीजें, आईपीओ हैंडल करना, वो सब पॉइंट्स हो गए। तो ये सर्विसेज आप उनको प्रोवाइड करते हो, तो ऑडिटिंग से फिर दूर रहना पड़ेगा। फाइनेंशियल सर्विस, लोन दिलवाना, लोन का काम, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, वो सब कर रहे हो। मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। लास्ट पॉइंट ओपन एंडेड रखा है, और भी कुछ इसमें ऐड करना हो तो कर सकते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं 144 के हिसाब से। ट्रांजिशन पीरियड वाला पॉइंट अभी आउटडेटेड हो गया है, तो आप उसको नहीं पढ़ोगे चलेगा, ठीक है। तो फिर 145 आ रहा है, ये हेडिंग वाला सेक्शन, सिर्फ हेडिंग पढ़नी है। ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, और कौन साइन करेगा? एम्प्लॉयड। भी साइन करने के लिए तो इतनी मेहनत करके सीए बना है, अब साइन नहीं करेगा तो क्या ही फायदा है, ठीक है। वो तो ऑटोग्राफ की तरह साइन करेगा ना, मैं भाई सीए हूँ तो साइन तो मेरा ही चलेगा। तो आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो कोई भी पार्टनर आपके साथ जो सीए है वो साइन कर सकते हैं फर्म के बिहाफ पे। इंडिविजुअल हो तो फिर आपको खुद ही साइन करना है, एम्प्लॉयड। 146 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जनरल मीटिंग वाले में, आपको ध्यान होगा एजीएम का नोटिस रिसीव करना किसका राइट होता है, उसमें लिखा था ऑडिटर कैन रिसीव, ठीक है। तो ये वही सेक्शन वहां से लिंक हो गया, उनका राइट है मीटिंग अटेंड करना और नोटिस रिसीव करना। 147 लास्ट सेक्शन आज का, पनिशमेंट। ये सेक्शन अभी तक जितना पढ़ा पीछे 139 टू 146, उसके बेस पे जितने कंप्लायंसेस वहां फॉलो करने के लिए जिसको भी बोले थे, फिर वो ऑडिटर हो, कंपनी हो या मैनेजमेंट, अगर वो नहीं फॉलो करते तो क्या होगा, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। तो पेनल्टी प्रोविजन है, बट याद रखना पड़ेगा, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेक्शन प्रीवियस एग्जाम्स में 2-3 बार रिपीट हो चुका है।
पेनल्टीज पूछी हुई है। कुछ क्वेश्चंस तो पेनल्टी वाले वो पेपर में रखने ही वाले हैं। अब आप जितनी याद कर सको आपके ऊपर है, लेकिन जहां मुझे पता है कि ये चीज बार बार रिपीट हुई है, फिर से आने का चांस है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट करके बोल रहा हूँ कि इसको तो मत छोड़ना। बाकी भले पेनल्टीज कितनी बार हमें याद नहीं होती, लेकिन ये सेक्शन आप याद रखोगे तो काम आएगा। एक बार रीड करने वाला पार्ट है वो। बस इतना इसमें आज के लिए रखते हैं, बाकी सेक्शंस फिर कल कंप्लीट कराऊंगा, तो हो जाएगा आपका चैप्टर पैकअप।